एबिलिटी। आज हमारे स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें उसके पहले एक मजेदार वाकया शेयर करने का मन कर रहा है। जैसे कि जो मेरे मित्र मुझसे वाकिफ है वो जानते होंगे कि हमको आर्ट का बहुत शौक है और वो शौक के कारण मेरी दोस्ती होती जाती है आर्टिस्ट लोगों से, आर्ट पढ़ाने वालों से, आर्ट क्यूरेट करने वालों से, आर्ट गैलरी वालों से। इसी सफर में, इसी सिलसिले में आर्ट को एक्सप्लोर करने के एक मुलाकात होती है मेरी एक दिलचस्प इंसान से जिसने पढ़ाई करी बिजनेस मैनेजमेंट की, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। और वो अपने बिजनेस मैनेजमेंट के करियर को एक्सप्लोर करते हैं। वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनते हैं और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में 15 साल काम करते हैं। फिर उनका भी ये शौक होता है आर्ट का, और उस आर्ट के अपने शौक को एक्सप्लोर करते हुए उनको ऐसा लगता है कि उनको इसकी और नॉलेज एक्वायर करनी है। इस नॉलेज को एक्वायर करते करते वो अपने सफर पे जब आगे बढ़ते हैं तो वो इसकी फॉर्मल एजुकेशन लेने लंदन पहुंच जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच से वो एक कोर्स करते हैं जिससे कि उनको आर्ट की पूरी दुनिया की नॉलेज मिलती है। अब आर्ट का पैशन तो मेरे में भी है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम पैशन होगा जिसमें कि एक व्यक्ति फाइनेंस, जो कि राइट और लेफ्ट ब्रेन दो अलग अलग होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले एक साइड था फिर जंप करके दूसरी तरफ आता है अपने पैशन के कारण। तो इस एमएसआर की सीरीज में मुझे लगा कि अगर मैं अपने इस खास दोस्त को आपसे न मिलवाऊं तो मेरी तरफ से एक बेईमानी होगी। तो वी आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट कि मेरे उस दोस्त ने आज ये रिक्वेस्ट कबूल करी और वो हमसे आर्ट की दुनिया में कोविड के दौरान क्या हो रहा है इस बारे में हमारी इस चर्चा में उन्होंने भाग लेने से अप्रूवल दिया अपना। तो हम सब स्वागत करते हैं मेरे दोस्त मुकुल पुरोहित जी का। मुकुल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस टाइम, मोस्ट वेलकम। Rajat ji, thank you very much for such a warm welcome. Or thank you also for saving me the effort of doing my own introduction, which you did it quite beautifully. I'm delighted to be here on your show. Thank you. Thank you, sir. Thank you. मुकुल जी, हम लोग अपनी बातचीत शुरू करें उसके पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना चाहेंगे कि ये हम लोगों की डिस्कशन का एजेंडा क्या है। जैसे कि इस समय कोरोना का पूरा सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो है, हम सब जानते हैं, जिसमें पूरी दुनिया एक साथ अफेक्टेड है। तो ऐसे हालात में हम लोगों ने एक ये ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया जिसमें हम अपने उन अलग अलग दोस्तों को 1-to-1 डायलॉग के लिए इनवाइट कर रहे हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है और जो अपने अपने चोजन फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं। और यू हैपन टू बी द ओनली वन फ्रॉम द आर्ट डोमेन whom we have requested। तो हम चाहेंगे कि आर्ट के दुनिया के चश्मे से ये कोरोना की दुनिया कैसी दिख रही है, इसके ऊपर आप कुछ हम लोगों को बताएं। रजत जी, ये जो आपका प्रश्न है ये काफी इट्स ए वेरी वाइड क्वेश्चन, इट्स ए हाईली डिबेटेड क्वेश्चन। ये काफी चर्चित है आजकल इन द आर्ट वर्ल्ड, वेदर इट इज द ऑनलाइन स्पेस, whether it is the artist community or the collector community or the intermediary community like the gallerist or the art dealer। So सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आर्ट का एक इकोसिस्टम जो है उसमें जो एक्टर्स हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डालना। So obviously when we look at art as a field or scope for the purpose of this discussion, we are focusing on visual artists, right? Or fine art। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। Fine art internationally has survived because of patronage of people who loved art, such as yourself.
You also patronize art, you commission artists, right? And again presupposes a very thriving business community or a thriving business environment, which leads to further propagation of art commissions, art sales, etc. Then we have people who facilitate sale of art, right? Who develop artists. जैसे आपकी traditionally ये role जो था ये art galleries का था, and with the advent of the internet, and especially Instagram, now it is said that Instagram is the new art dealer because there are sales which can happen into hundreds of thousands of dollars just by Instagram, right? Then आपके पास online art dealers आए, online art platforms आए. इंडिया में इस चीज का जो स्टार्ट हुआ था was by a company Indian Art Collectors. मनीषा जी मेरी अच्छी वाकियत है उनसे. Her last role was Chief Marketing Officer of Uber India, and in my knowledge that was the first structured online platform which came into India, which then merged with NDTV's venture Mojarto. Achha. And as the online adoption happened, as the penetration happened India में ज़्यादा deeply because of advent of internet, people got buying art also online. So no longer it was entirely necessary लोगों को art gallery में जाना पड़े. People also started trusting internet sales. And इससे artists जो थे उनको भी एक मुकाम मिला कि they could talk about their own narratives without the mouthpiece of the art gallery. So they themselves, a lot of artists also became their own PR agents, right? जिसकी वजह से थोड़ा tectonic shift आया from a traditional art gallery model to the online sales model. Then what particularly started in the UK, and UK has been a pioneer in art. It is still the world's second largest art market. UK में a new concept emerged called the artist agency model. And जिन्होंने इस चीज को pioneer किया उनसे भी मेरी अच्छी मित्रता है, Marine Tangai, MT Art Agency से. And what she did was she started looking at every artist just how you would look at people in the film industry. So you would groom the artist, you would nurture the artist, and it went beyond just patronship. कि जी उनको आपने पैसा दिलवाया नहीं, you help them plug into networks, you help them get public art projects, you help do fantastic PR for them. So it was many notches above the art dealer and art gallerist model, right? Which is called the artist agency model. Acha, I will not like to sort of give myself a pat on the back. Lekin intuitively, I would say that because when I was in investment banking, I headed a British company for India, and for their India practice as well as their global health and life science practice, business development. I was very fortunate to be invited into homes, such as yours, where people were lovers of art, people were collectors of art, people understood art, people thought, if you sat in a conversation with them, suddenly, I was witness to actually seeing how people even kept tabs on how an artist's career was progressing, right? Whether they start young, then became mid-career, and then became a very coveted artist. So, उस चीज से मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि मैंने इतने स्टार्टअप्स के साथ तो काम किया ही था in terms of helping them get fundraising as well as mergers and acquisitions, that why can't we look at every artist as a startup? Not from the perspective of exponential results, because art is a very unpredictable market. There is no correct formula for that, and anybody who claims there is a formula to it, I'm sorry to say, maybe living in cuckoo's land. But my view is
कि स्टार्टअप को जैसे आप हैंड होल्ड करते हैं, नर्चर करते हैं, ग्रूम करते हैं, एक्सेस दिलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, राइट, नेटवर्क्स में प्लग इन करते हैं, sort of hand holding I started doing for a few selected artists whose art I liked personally. And a lot of things in my life also happened very serendipitously. I think I had a method, right, which I had evolved. It was an organic learning, it was a symbiotic learning. मैं artists को I started giving them residencies as well. मेरे मित्र हैं अलवर में जिनका पैलेस है, वहाँ पे मैंने कई आर्टिस्ट रेजिडेंसीज स्पॉन्सर करी. We had the head of department of art of Mauritius Art School come for that, Nirveda Alec. We had another Tanzanian artist who came. We had a British artist who stayed in Gurgaon, whom I sponsored for 3 months, जिससे कि वो अपने आर्ट करियर में लॉन्च कर सके. फिर जर्मनी से I am very fond of this artist couple Nabiha and Tom, who've done fantastic exhibitions all over the world. They got 4 artist residencies, including from the Lee Meridian in New Delhi. So that is the sort of engagement which went beyond a gallery model, beyond an art dealer model, that I started putting into my artists. So in a sense, it was like that I will walk the journey with you and we will build this together. So ये मेरा enthusiasm रहा जी. तो ये जो आपका मिस्टिक आर्ट रिट्रीट जो है वो यही है जो अभी आप बता रहे थे. सर मिस्टिक आर्ट रिट्रीट्स पे मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा. तो I realized that Indian sacred arts also deserved a more international platform. And जब मैं sacred art की परिभाषा जैसे मैं समझता हूँ, it is art which is lived art. So there is art which is beautiful art, right? And there is a lot of beautiful art around, right? And beauty is again a very subjective phenomenon. ये एक अपने it is a very personal phenomenon. Sacred art के principles जो होते हैं वो directly derive होते हैं आपके universal laws, right? जैसे flower है, flower में आप sequencing या patterns देखेंगे, there is such uniformity. That geometric sequencing is also copied into various architectural buildings, into various art motifs. यदि आप इस्लामिक आर्ट भी लेते हैं तो इस्लामिक आर्ट में भी जो हम जैसे ताजमहल पे देखेंगे जो मार्बल पे नक्काशी करी गई है, राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटिशन, राइट, रिपीटेड मोटिव्स, एंड दैट रेपिटिशन इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. It works in mathematical numbers, and that mathematical numbers is reproducible in art, and that is sacred art. हमारे हिंदू धर्म में यंत्र हैं, वो जो मंडाला, चक्रास और यंत्र जो ये सब है, बेसिकली जैसे मूर्तियां हैं, फॉर एग्जाम्पल, या हमारे जैसे आई एम ए हिंदू, सो आई विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म, दैट मूर्ति is an anthropological and way of looking at the deity. जबकि deity की जो body होती है is actually in the form of a yantra. It is the sequence, right? And हमारा जो subconscious mind है, it understands the symbology that is embedded inside the yantra, right? मूर्ति तो हमारी कल्पना है. It is a, I don't want to stoke it. Personification है सर, ऐसा मान लेते हैं कि वो एक personification है उस यंत्र का. Absolutely sir, absolutely. शायद आपने एक बड़ा अच्छा मुझे अपने घर में एक मूर्ति दिखाई थी जो आपने कमीशन करवाई थी, and that was your way of dialogue with God, right? So इसलिए we see so many regional differences as well in terms of how the मूर्तिकार्स make मूर्तिस. पैन इंडिया बाली में अलग है, थाईलैंड में अलग है,
अभी हम तो यही बोलने जा रहे थे कि जो जैसे रामायण की यूनिफॉर्म और राम और सीता का जो गेटअप होता है वो इंडिया में कुछ और, इवन नॉर्थ इंडिया में कुछ और, साउथ इंडिया में कुछ और बाली और इंडोनेशिया में और थाईलैंड में कुछ और, वो बड़ा नॉर्मल सा है ये चीज। तो जी डिपेंड करता है कि आपकी कल्चरल एस्थेटिक्स कैसी हैं। बिल्कुल, जी। यस। how the socio cultural environment influences हम्म। हम्म। architecture, imagery, हम्म। traditions, costumes, और वही चीज हम्म। मूर्ति पे रेप्लिकेट करी जाती है। हम्म। But the key element in sacred art, I will again go back to the question, हम्म। is there has to be a reciprocity हम्म। between the object and the subject, हम्म। right? Between the artist and the art. There has to be that dialogue, that engagement, that sacredness, which is also consistent with what quantum physics talks about. The universe exists because there is a seer. So, इस चीज से प्रोत्साहन लेके मैं और एक मेरे जो पार्टनर हैं अमेरिका में, हु इज ए शक्ता स्कॉलर, मिस्टर एकाभूमि इलिक। इनका नाम तो चार्ल्स इलिक है, लेकिन एकाभूमि इनके गुरुजी ने इनको नाम दिया। और मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने ऐसी स्कॉलरशिप खासकर जो हमारे शक्ति बेस्ड ट्रेडिशंस हैं उसमें एक्वायर करी। उन्होंने एक किताब भी लिखी है कॉल्ड शक्ति कलरिंग बुक, ऑल्दो इट इज अ कलरिंग बुक वेयर यू कैन कलर द डिफरेंट गॉडेसेस, बट जिस डेप्थ में उस चीज को इन्वेस्टिगेट किया गया, शक्ति, 10 महाविद्यास, personifications, and how they are manifest in your life. अब जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, so this is वाक, voice, and if we are talking about knowledge, it is Saraswati in action. So he did a fantastic job. So we thought we should start producing retreats in India, which is the motherland and cradle of Shakta traditions in the way Sanatan understands it. जो काफी इंटरनेशनली लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। मेरी खुद की आंखें खुल गई टू सी द लेवल ऑफ commitment that people have, especially in the Western world, which I saw and experienced firsthand, कि कितनी इन्होंने रिसर्च कर रखी है into our tradition, our iconography, vastu, how they even incorporate it into their own living in their countries. And एक ऐसा मंच चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, which was credible, which was क्या कहते हैं, where people could safely come from abroad, they could, with the teachers, right? So a lot of the teachers that we have are from the West who are scholars in this, and हम एक जुगलबंदी करते हैं with Indian teachers, so they get an all-rounded perspective of East and West on the thing that is to be taught. जैसे यंत्रा मेकिंग हो गई, या हमने एक माला बनाने का कोर्स किया। अब माला बनाना is to own your own sadhana. It is a very important element in your sadhana. When you go and buy a mala from a shop, as opposed to making your mala on your own, chanting the mantras, invoking the bhavana, so what an instrument of personal practice it becomes. And this is sacred art. Similarly, बुद्धिज्म का भी जन्म इंडिया में हुआ, और ये चीज हमने रिकग्नाइज करके हमने थनका के कोर्सेज शुरू किए। Although I will not say that we were the first in terms of doing courses, but we are probably people who institutionalized this into an organized retreat format. Retreats पहले होती थी इंडिया में भी, but we sort of aggregated that and brought them together into a more scholarly mold. This is the genesis of mystic art retreats. तो मुकुल जी, थैंक्स अ लॉट ये पूरा वैल्यू सिस्टम समझाने के लिए। और
मिस्टिक आर्ट किस तरीके से काम करता है, और पूरा आर्ट वर्ल्ड, मतलब कलर और ब्रश से लेके मेरे घर की दीवार तक पहुंचने तक की पूरी साइकिल आपने एक आसान भाषा में समझाई। तो आई अब हम होप लोग आते हैं अपने अपने विषय पे, कि ये जी। जो पूरी साइकिल है कैनवस से मेरी दीवार तक की, वो आज के इस पैंडेमिक सिनेरियो में कैसे अफेक्टेड है, क्या हो रहा है वहां पे? सर, इसका भी आंसर विल हैव टू बी सीन इन ए ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए। मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ऑब्जर्वेशन और हम्म। my engagement with people from all over the world, हम्म। including India, abroad, with gallerists and with artists. तो एक मैं आपको राउंडेड पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा कि yes, definitely all round there has been a significant impact on art sales. And जो आर्टिस्ट जिनके लिए ये व्यवसाय है, it has been a big problem. Sales have been a problem, especially in our geography, चाहे इंडिया हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, there have been big problems. I was talking to an artist this morning, and he was telling that we are witnessing a new trend now, where art galleries in India are collecting together. They are converging first time on one platform to be able to offer artists sales. They recognize के artist के लिए दिक्कत है, so to come together, bring their networks together, bring their contacts together, bring their expertise together in terms of generating sales. So this is one positive thing that we are seeing from art galleries. Normally galleries are very conservative, they tend to stick to themselves. हर गैलरी के अपने क्लाइंट्स होते हैं, अपने फंक्शंस होते हैं, वो उसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं. लेकिन this time the good thing what we are seeing is there is collaboration. We are also seeing acts of charity from artists, which was very interesting to Sampann artists, खासकर जिनकी सेल्स अच्छी होती हैं. They have started auctioning some of their works to raise funds for COVID affected patients and even COVID affected artists. So the artist community has also come together. The more prosperous and affluent art community has come to help their lesser cousins, right? And this is a very encouraging thing that has happened. Then online जो है sales and artworks and galleries, for example, जैसे galleries थी पहले, who would rely more on in-person shows, कि वो shows करते थे, लोग आते थे, art देखते थे and खरीदते थे. वो तो totally खत्म हो गया. So they have all migrated to online platform, and जो इनकी website static होती थी, they have become very technologically savvy. Then they have also plugged into different international online platforms, जिससे कि इनको और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके, आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिल सके. और जो आर्ट फेयर्स होते थे, लाइक पर्सनली आई इन्वेस्ट into artists for them to participate in international art fairs, क्योंकि I feel that is a fantastic platform. सारी दुनिया आती, right? It converges at one place for these art fairs, and those art fairs have a shaky future, I would say, at least this year. Some art fairs did happen, जैसे मैड्रिड में हुआ, आर्ट दुबई हुआ, वर्ल्ड आर्ट दुबई हुआ. वर्ल्ड आर्ट दुबई के क्यूरेटर Peter Gressman is a fantastic gentleman. I know him well, and हमको पता लगता रहता है कि कितना attendance था, क्या था. So people did converge because collectors will be collectors. So again, in terms of the buying ecosystem, let's understand, you have the established collectors. Then you have the nouveau rich, the new rich, who want to jump on the art bandwagon.
जैसे चाइना क्यों इतना आर्ट में नंबर 1 हो गया, especially in the auction space. China has overtaken America in auctions in terms सर of buying arts. 14% जीडीपी ग्रोथ रेट होगी तो Exactly. जैसे हम बचपन से हमेशा आर्ट के लिए अपने दोस्तों को एक मजाक में एक चीज बोलते थे कि नॉलेज ऑफ आर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ योर पॉकेट. Absolutely. Yes, but sir, what I like, Rajat ji, is the emergence of new collectors. So to jump on the art bandwagon, you don't have to necessarily go and buy expensive pieces. You can start your collecting thesis from younger artists. It is a matter of how you foresee something. आपका क्या विजन है? जैसे मान लीजिए आप स्टार्टअप में पैसा लगाएं, तो आपकी भी कोई दूरदृष्टि होगी, आपकी भी कोई विजन होगी, आपकी भी इन्वेस्टमेंट थीसिस से वो मैच करना चाहिए, आपको भी इंडस्ट्री की पोटेंशियलिटी पता होगी, राइट? आपको भी वो दिखना, यू विल ऑल्सो जज कि वेदर इट इज ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल, वेदर देयर इज ग्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, whether the product pipeline, whether there is a pipeline in place, and that the product will not go obsolete in 3 years, right? What is the management team? So similarly, you replicate those principles also in buying art. चाहे छोटे level पे start करिए. And I tell you, this is a great way of building your collection, जो एक विरासत बनेगी. Your children will be inheritors of great art, and it is a great asset class to hand over to your children. Also to enjoy it yourself whenever you look at it. I should also have added that, not to store it in warehouses. जी. जी. तो अभी आपको क्या लगता है कि जो इस समय के हालात चल रहे हैं, और जैसे जब कभी हम आर्ट समझने की कोशिश करते हैं कुछ टीचर्स के थ्रू और कुछ रिसर्च स्कॉलर्स के थ्रू, तो हमने समझा कि अलग अलग टाइम पे दुनिया में अलग अलग फेज आए आर्ट में. जैसे एक बार एक पेंटिंग हमने देखी, उसमें मोनालिसा सिगार पी रही थी. तो एक मेरे बड़े फेवरेट से टीचर हैं. मेरी आदत है कि हम जो भी कुछ देखते हैं और हमको कुछ समझना होता है तो फोटो खींच के उनको व्हाट्सएप करके फिर कॉल करते हैं कि इसकी हिस्ट्री बताइए हमको, क्योंकि फॉर्मली हम कोई आर्ट के स्टूडेंट नहीं है. मेरे कुछ टीचर्स हैं जो मेरे दोस्त हो गए, तो उनसे कभी भी फोन से बात करके सीख लेते हैं. तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शायद कोई एक दौर आया था जब आर्टिस्ट भी रेबल कैरेक्टर के हो गए थे, और उस समय एक दौर था जब आर्टिस्ट इस तरीके की पेंटिंग बनाने लगे थे. उस दौर को दादाइज्म बोलते हैं जी. और दादाइज्म के दौर में जो भी पेंटिंग बनी, उसको वो लोग ट्रेडिशन को ब्रेक किए कि क्यों मोनालिसा इतनी सुंदर सी है, हम सिगार पीते हुए बनाएंगे उसको. तो क्या उसी तरीके से आपको क्या लगता है, जैसे आप इतने डीप एंड ग्रोस्ड हैं इस प्रोफेशन में, तो ये जो कोविड का हम लोगों का एक्सपीरियंस 2 साल का होगा, तो कोई नया इज्म आएगा? सर एक नया ट्रेंड है कॉल्ड NFT आर्ट. अच्छा. NFT आर्ट यदि आप देखें तो दिस फोकस, वो तो टेक्निक है ना, वो तो टूल है जी. हम इमोशन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं. हाँ, इज्म तो इमोशन से आता है ना. टूल तो एक अलग है. कोई ऑयल पेंटिंग कर रहा है, कोई वाटर कलर कर रहा है, कोई चारकोल पेंटिंग कर रहा है, वो तो टूल है. या आप जिसकी बात कर रहे हैं कोई डिजिटल आर्ट कर रहा है, वो टूल है. सर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, like we had the post internet age, I think there will be post COVID art genre also, especially amongst a very conscientious community, right? We are seeing proliferation of spiritual art which is healing, art which is nurturing, right? So art has been a very narcissist. There are certain pockets of art जो काफी which has very narcissistic tendencies, right? And unfortunately, because it was always pegged against कि ये कितने में बिका, ये कितने में बिका, ये एक अपने आप में it became a race,
a race also amongst artists. Now, after the post-COVID environment, I hope that the art community will again get back its lost soul. Art was supposed to nourish, right? It was not supposed to be one thing how much it was sold for and how we outdid the other. So that is one thing I hope, that there will be something called post-COVID movement, and people will rise up to that. तो अगर हम ये माने निखिल जी की, this is my personal perspective. हाँ नहीं, डेफिनेटली आप आपके विजडम से आपका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे. इतनी इंटरेस्टिंग जानकारियां आपसे मिल रही थी कि पता ही नहीं चला इतना समय कैसे बीत गया. अब एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे मेरे सोशल मीडिया में मेरे अपने पर्सनल संबंधों की वजह से भी आर्टिस्ट, स्पेशली जो बहुत बडिंग आर्टिस्ट हैं, जैसे कि जिन्होंने अभी करियर शुरू भी नहीं किया, जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है, अपनी जो BFA, MFA या PhD कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो हमसे कनेक्टेड रहते हैं. तो अभी आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आप उनसे, अगर आपको बात इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहें कि वो इस समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस कोविड के टाइम को, और फ्यूचर आर्ट की दुनिया का क्या होने वाला है. आप उन बच्चों से बात कीजिए जो अभी एकदम नेसेंट स्टेज पे हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं. देखिए, फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट, एंड to further contribute towards a bright future, one has to invest into themselves. चाहे परिस्थिति कोई भी आए, हमको अडेप्ट करना तो ह्यूमन नेचर में है, ह्यूमन रेजिलियंस है. वी हैव टू अडेप्ट. एंड मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा ने हमें इतनी इंटेलिजेंस और इतने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना दी, जिससे कि we can find very inventive ways to propagate art. We have to think out of the box. We have to keep thinking out of the box. We cannot just say कि जी ये existing business model था, या art sale model था, या art consumption model था, या यही mediums थे, तो हम इन्हीं पे ही confined रहेंगे. You know, without coaching the title Art of Living is adaptation. So we have to adopt that into our own persona. We have to become an agent of change ourselves. और सबसे पहले जब हम अपने आप को ये खोलना, the avenues start coming. जैसे किसने सोचा था कि NFT या ये डिजिटल आर्ट जो है will be sold for millions of dollars, and post-COVID environment has given them the perfect environment to sell their art for millions of dollars. I mean, very recently something was sold for $69 million, which is unheard of in a digital space. Ji, I will look up that article and send you the link. I don't remember the total details, but this goes on to show you. जैसे Israel has always been very high in technology, and they have a startup which will use artificial intelligence to curate digital art. So मतलब AI अब आर्ट में भी आ गया है. आर्ट में भी आ गया. Although AI is totally based on patterns and permutation combinations, but still uska bhi, you know, that has also entered the art space. But I always say that AI cannot replace the human computer. What a human being, जो चेतना, जो consciousness हमको परमात्मा ने दी है, we will have to do gymnastics and
think very differently and have a paradigm shift in our approach in the art world. And every art student has that ability, because art वही बना सकता है जिसकी consciousness बहुत ऊंचे स्तर की है. ये मेरा मानना. And because I love the sacred, I am into the spirituality myself, practicing. I will always look at it from that perspective, not a totally commercial or business perspective. अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि उन BFA, MFA और PhD के बच्चे जो कॉलेज ना खुलने के कारण कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं, और तो उसकी वजह से मेंटर से इतना इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज आप इत्तफाकन हमारे साथ इस कड़ी से जुड़े हैं, तो अगर आपको उनको टिप्स देना है कि इस समय को वो XYZ 1 2 3 क्या करें और कैसे अपना शोकेस करें और कैसे अपने को इस लायक बनाएं कि कोई मुकुल पुरोहित उनकी तरफ ध्यान दे और वो भी शायद आपके वैल्यू सिस्टम के पार्ट बन के और अपना आर्ट दुनिया तक पहुंचा पाए, वो क्या करें इस चीज के लिए? सर, सबसे पहले तो एक अच्छा ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ खासकर इन इंडिया इज रिवाइवल ऑफ आवर एंशिएंट आर्ट which had taken a backseat due to rise of contemporary art. And even within contemporary art, जो motifs हैं, now artists are drawing more and more of that into creating art. So that is a good trend. आप जिस सभ्यता को belong करते हैं, उस सभ्यता को embrace करिए. I do not say that one should not have knowledge of Renaissance art or Italian art or, Native American art, but your country of origin, you should know what a rich diversity there exists. So invest time in understanding the art of India, number one. Number two, improvise on your techniques, your narratives. जो आपके narrative होते हैं, every painting is a narrative, every individual is a narrative, right? And everyone has a personal narrative. One has to, in the post-COVID world, embrace themes which immediately connect with people. Artwork देखते ही दूसरे को ऐसा लगना चाहिए कि yes, this speaks to me. It should not be so abstract that one loses themselves, right? This is a time of healing. This is a time of nurturing. This is a time for nourishing. Can we have that aspect incorporated by students? Can they create works just by looking at them? लोगों से immediate connection बैठे. So that is one more element I would personally suggest. तीसरा, one should keep themselves abreast with what is happening internationally, and not to copy that, but to understand the best practices from that and put it into local context, right? One should also read different artist statements. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कई बार आदमी अपने आप को उतनी अच्छी तरह उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो पढ़ के भी आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है अपनी बात रखने के लिए. So थोड़ा वर्सेटाइल सोचिए, दुनिया में देखिए क्या चल रहा है और उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में अपनी सभ्यता या अपने जो आपके मोटिव्स हैं उन पे अप्लाई करके make Indian art global. Great. Just how Chinese did it. How the Chinese made their art global is something we should learn from them. और सर इस चीज के लिए एक चीज मैं और कहूँगा कि इसमें आप जैसे entrepreneurs and visionaries की patronage, support, hand holding is very important. The corporate artist connection has to be cemented, because art is also a country's soft power. It is a reflection कि एक सभ्यता के बारे में बताती है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताती है, उसकी चेतना के बारे में. I would also
take this opportunity आपसे बात करने की to address to people or like my friends who are not, who don't have that much of understanding and knowledge of art. Can you give them a good reason why they should surround themselves, their home or their offices, with art, especially when the world is going through, this challenging experience? पोस्ट कोविड आर्ट से हमको एक थेरेपी की तरह क्या मिल सकता है? क्यों मेरे सर दोस्त अपने घर में और अपने ऑफिसेज में अपने आप को आर्ट से सराउंड करें? आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दें उन दोस्तों को जिनको आर्ट की इतना शौक है, ना इतनी जानकारी है, लेकिन हाँ, पैसा है। सर सी अच्छा, मैं इसको मैं दो पार्ट में आंसर करूंगा। जो एस्टेब्लिश्ड कलेक्टर्स हैं आर्ट के, they are buying art because they want to be surrounded by beautiful objects always. They want to be surrounded by objects which speak about them, their value systems, their belief systems, their personal narratives as an individual. Right? Art is an extension of your personal narrative. It is an extension of your personal aura. जब कोई आपके घर के अंदर आता है, they are coming into your aura, your space. If you just go and buy a very expensive object because it is expensive, because you want to show that you can keep up with the Joneses, जैसे ये बाहर कहते हैं keep up with the neighbors, keep up with the Joneses. It doesn't speak, it may reflect your financial status, but it will not talk about you and your personal narrative, right? जैसे मैं देखता हूँ आपके वीडियोस आते हैं, how much you invest into your own physical health, right? That is a great statement of your personal narrative. What is your most immediate environment, Rajat ji? It is your body. You look after your body, you look after your immediate environment, right? So this speaks about you as a person. जो आदमी अपने शरीर के लिए अच्छा करेगा, वही तो सभ्यता के लिए अच्छा करेगा, वही तो सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा. So without digressing, to answer your specific point, art is a personal statement. It is how a lot of people जिन्होंने दुनिया देखी है will often judge you. They will see, because आप वही आर्ट एक इतनी सब्जेक्टिव चीज होती है कि पीपल आपके घर के अंदर आर्ट देख के समझ जाएंगे कि आप किस टाइप ऑफ इंडिविजुअल. एंड दैट इज व्हाई दिस इज ए नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. This is symbology. This is symbols in your house. These are signposts. And apart from the fact कि यदि आप आर्ट को एक एसेट क्लास की तरह देखें तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता. It will always appreciate if you bet on the right people. Right? आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे देश हैं जहां कोविड टाइम में आर्ट की सेल बढ़ी है. वो लोग क्यों खरीद रहे हैं? वो लोग क्यों खरीद रहे हैं? ज्यादा पैसा आ गया है या कोई और कारण है? सर पैसा is always there with people जिनके पास discretionary income है, right? Money I don't think has depleted, but because लोग ज्यादा घर में रहते हैं, so they are investing more into their immediate environment. People want to be surrounded by more beautiful things. They suddenly have more time. मान लीजिए कोई कलेक्टर्स हैं जिनके पास 200, 300, 500 पेंटिंग होती है. They started taking it out. From there are special storage that they build for art, temperature controlled also. Some I know abroad.
दे कि भाई पहली बार निकाल के हम लगाएंगे, कुछ दिन के लिए यहाँ लगाएंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ नरिशमेंट. So this is the reason why people are buying. Now they cannot go to shopping malls, they cannot go for luxury holidays, they cannot go and buy expensive cars because of lockdowns, etc. Right? So art is a very natural thing. Plus, due to proliferation of online art galleries, people have the ability to order art with the click of your mouse button. आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया का आर्ट देख सकते हैं, आर्ट फेयर नहीं जा सकते. So that is why we are seeing in certain pockets art sales have surged. There is an artist friend of mine who's also a jeweler, Canada में बड़ी famous है, and she admitted to me कि मेरी तो sale has gone up. कम कहाँ हुई है, it has gone up. तो ये भी सर हमारे जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, इस चीज से भी इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि it is not a bleak future, what a lot of people say. I am not denying that art market has not been affected, but art is not a homogeneous market. It is a fragmented market. You have to have the intelligence, you have to have the wider perspective कि how हम किस मार्केट से कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अपनी टेक्निक, अपनी चीज को लेके, लोकल मोटिव, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. मैं आई होप आई कुड आंसर. नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था आपसे बात करने में. और आई एम श्योर कि अलग अलग वर्टिकल्स के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका आर्ट में इंटरेस्ट है और जिनका नहीं भी है, everybody would have had a reason to listen to this conversation and get motivated. Thanks a lot, Mukul ji, for accepting the invitation and talking to us. I am so honored to be on this forum, and आपको तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, so it is an even bigger honor for me कि आपने मेरे को इनवाइट किया. अरे बाप रे. Thanks a lot, sir. Namaste. Thank you.